गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। NA 75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब कल दोबारा होने वाला है। हल्के में उम्मीदवार वही हैं, मशीनरी भी वही और इदारे भी वही, मगर इलेक्शन कमीशन पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आता है। दोनों सियासी जमातें मैदान मारने के दावे कर रही हैं, मगर जीतेगा कौन, ये सवाल अहम है। हालात किसके हक में हैं और किसकी जीत के इम्कानात ज्यादा हैं, ये जानेंगे हम अपने तजियाकारों से। दूसरे मामले का ताल्लुक बराह रास्त आवाम से है। हुकूमत ने IMF से एक और वादा कर लिया कि टैक्सेस में बड़ा इजाफा करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली समेत बहुत कुछ महंगा होगा, मगर इस फैसले के सियासी असरात PTI हुकूमत के लिए शायद कुछ ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है? और आखिर में जिक्र वज़ीर आज़म के उस बयान का जिसमें वो एक बार फिर तब्दीली की जानिब इशारा कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे 5 तजियाकार हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर बेग चुगताई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मोना आलम हमारे साथ हैं, अमीर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल ये है कि कल दोबारा इलेक्शन होने वाला है। NA 75 में PTI और नून लीग में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। जीत किसकी होगी? नासिर बेग चुगताई साहब। मेरा ख्याल है मुज़म्मिल ज़्यादा बेहतर बताएंगे, ये ख़ुद वहाँ जाके चेक करते रहते हैं। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि जो ज़्यादा वोट, देख कोरोना की सूरत यार ख़तरनाक है लाहौर में, और अगर लोग केयर करते हैं तो उसका असर पड़ेगा। लेकिन जो लोग ज़्यादा अपने लोग बाहर निकाल लाएंगे वो ज़ाहिर है ज़्यादा वोट पड़ जाएंगे। उसमें 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो रुकावटें बन रही हैं। एक तो ये कि पिछली बार जो कुछ वो वहाँ पर हुआ, जो फसाद हुआ, जो फायरिंग हुई, लोग वहाँ जहाँ बाग भी हुए, एक तो वो खौफ है। दूसरा मेरा ख्याल है हुकूमत का भी खौफ है। हुकूमत ज़ाहिर है उसके पास पूरी मशीनरी है, उसके पास इंटेलिजेंस है, वो लोगों को हरासा भी कर सकती है, वो भी है। फिर एग्रेसिव पोस्चर है दोनों पार्टियों का, दोनों तरफ से। वो है देखना ये है कि वोट पड़ता कितना है, क्या वोट उतना ही पड़ता जितना पहले पड़ा था। और फिर ये भी देखना है कि धुंध वाली मशीन ख़राब हो जाती है और धुंध दोबारा पैदा नहीं होती, या धुंध के लिए कोई और रास्ता अख्तियार किया जाता है। ये भी हो सकता है कि कोई नई हिकमत अमली तैयार हो रही हो। लेकिन डस्का का पुरअमन इंतखाब बहुत ज़रूरी यूँ है कि ये आने वाले इंतखाबात की राह को हमवार करेगा। ये मिसाल बनेगा कि आने वाले इंतखाबात किस तरह होंगे, किस ढचड़ से होंगे। इसमें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको थोड़ा अपना ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि वो ख़तरे में है। वो इसलिए ख़तरे में है कि सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सख्त रिमार्क्स हैं, इलेक्शन कमीशन की अपनी ऑब्जर्वेशन है, मुकदमात चल रहे हैं, केसेस इलेक्शन कमीशन के पास हैं, IGO चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो इनको मेरा ख्याल है सदा ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन पोलिंग होगी उसी दिन तय करेंगे हुआ क्या है, और शाम को मालूम हो जाएगा आपको कि धुंध थी या नहीं थी। ठीक है, सोहरवर्दी साहब NBC कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, क्या लगता है आपको कौन जीतने वाला है? देखिए, अभी तक तो नून लीग का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। अगर कल पुरअमन पोलिंग होती है और डस्का शहर की पोलिंग जो है वो नहीं रोकी जाती, जैसे पिछली दफ़ा फायरिंग और खौफ व हरास से डस्का शहर की पोलिंग रोकी गई थी, और जो PTI के कैंडिडेट के स्पर्ब्स के इलाके थे वहाँ पे हमने देखा 85% पोलिंग थी धुंध के बावजूद और धुंध की मदद से, और डस्का शहर में 15% भी पोलिंग ना हो सकी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कल डस्का शहर की पोलिंग हो गई और जो अर्बन इलाके हैं उनकी टाउन्स की पोलिंग हो गई तो नून लीग जीत जाएगी। और अभी तक के जो वहाँ पुरअमन है, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद वहाँ कल पहुँच रहे हैं। अगर पोलिंग पुरअमन रही, फायरिंग ना हुई, लोगों को पोलिंग स्टेशन पे आने दिया गया, तो फिर नून लीग का पलट, क्योंकि ये सीट बुनियादी तौर पर नून लीग ने हमेशा जीती है। और PTI कभी भी ये सीट नहीं जीत सकी, सवाए एक मुशर्रफ दौर में जब मल्ली साहब जीते थे, तो उसके बाद मुसलसल ये नून लीग ये सीट जीत रही है। तो अब भी इत्तलात यही है कि नून लीग का पलड़ा भारी है, और कल अगर पुरअमन पोलिंग हो जाती है तो फिर वो जीत जाएंगे। कल अगर पुरअमन रही पोलिंग तो फिर जीत जाएंगे यकीनन। मोना, आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? जैसे सोहरवर्दी साहब ने कहा कि अगर जो डस्का शहर है उसके वोट भी पड़ जाते हैं, लोग बाहर निकलते हैं और अर्बन एरियाज़ के सारे लोग भी पोलिंग के लिए आते हैं, तो इम्कानात यही है कि नून लीग का पलड़ा भारी रहेगा। ऐसे ही होगा कल?
ये मुझे लगता है प्रिडिक्ट करना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है ये वोटर्स का, वहां के लोगों का हक है कि वो किसको अपना मैंडेट देते हैं, और ये तो वक्त ही बताएगा। मे द बेस्ट मैन और वुमन विन। बहरहाल जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुझे उसमें ये लग रहा है कि एक तो नून लीग के जो इफ्तिखार साहब, जो पहले जो मरहूम इफ्तिखार साहब, नौशीन साहिबा के वालिद साहब, वो उनके टाइम पर भी जो वोटर्स हैं या जो वहाँ हल्के के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, सफाई सुथराई के मामलात ठीक नहीं थे, वगैरह वगैरह। हत्ता ये कि चले वो लोकल गवर्नमेंट या वहाँ की जो भी लोकल इंतजामिया है उनका काम है, लेकिन वो डिसग्रंटल्ड अपने पिछले जो उनकी चॉइस थी उससे इस मामले पर नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो तहरीके इंसाफ के हवाले से भी जो बात हो रही है, वो भी जो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर है या महंगाई की सूरत हाल है मुल्क भर में, उसको लेकर भी वहाँ के अवाम अपना रद्द अमल, अपना रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी वीडियोस या उनके जो छोटे छोटे इंटरव्यूज, बाइट्स वगैरह इस वक्त मीडिया में चल रहे हैं, तो दोनों के हवाले से ये जो वोटर्स का एक रिएक्शन है वो मौजूद है। अलबत्ता बात ये है कि सबसे पहले यहाँ के इंतखाबात खुश असलूबी से अच्छी तरह होने चाहिए। वोटर टर्नआउट मुतासिर नहीं होना चाहिए। जो दो बदकिस्मत लोग जो पिछले मर्तबा के इंतखाबात में जहां बहक हुए थे, उस किस्म का कोई वाकया आगे पेश ना आए, क्योंकि वाकई इस दफा का जो पिछला जो इलेक्शन था डस्का का, वो देखने के बाद एक ऐसा इंप्रेशन आया था कि अगर बाय इलेक्शन में इतना खून खराबा और इतनी बदमजगी हुई है, तो फिर आगे आने वाले जो आम इंतखाबात हैं उनका हाल क्या होगा। तो लिहाजा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आने वाले आम इंतखाबात की राह ये पर्टिकुलर इंतखाबात जो है वो सेट करेंगे, उसकी सिम्त सेट करेंगे। NA 249 का मुकाबला भी होना है, वो भी बाय इलेक्शन होना है, उसकी भी सिम्त यही डस्का के इंतखाबात सेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सख्त इसमें ऑब्जर्वेशंस भी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले से बहुत ज्यादा विजिलेंट है। बहुत जरूरी है कि पंजाब हुकूमत और तमाम इंतजामिया पूरा फुल थ्रॉटल में सपोर्ट दें और उस किस्म के कोई वाकयात सामने ना आए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से पहले जो उन्होंने बातें उठाई थी, ख्वाह वो सेक्रेटरी के हवाले से हो, चीफ सेक्रेटरी के हवाले से हो या IG पुलिस के हवाले से हो कि उनसे ताउन नहीं मिला था, इस किस्म की कोई चीजें सामने ना आए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि खुश असलूबी से ये इंतखाबात हों और वोटर्स का जिसको भी वोट करना चाहते हैं उनको उनके उस पूरे सेंटिमेंट को किसी तरह से बुरी तरह मुतासिर ना किया जाए। फायरिंग के वाकयात करके या कुछ भी करके इस तरह का इंप्रेशन ना दिया जाए कि वोटर्स अगर खुदा ना खास्ता अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उनको किसी नागहानी का सामना हो सकता है। सबसे मुझे लगता है इस मर्तबा के इंतखाबात में ये अहम है। और एक बात और है, ख्वाह PTI हो या नून लीग हो, मुझे लगता है कि दोनों इस दफा अपने जो उनके, क्योंकि बहुत इस वक्त उनके लिए ये एड़ी चोटी का मुकाबला हो गया है और उनके पूरे जो उनका बयानिया है उनके लिए भी ये बहुत अहम है कि आप समझा जा रहा है। मुझे लगता है सबको इस इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम करना चाहिए। अगर कोई खदशा, अगर कोई चीजें आपको पहले से नजर आ रही हैं तो इलेक्शन कमीशन को पहले से बताया जाए। रिजल्ट्स को तस्लीम करना अहम है, खदशात है तो पहले से बता दिया जाए। लेकिन जब इंतखाब हो जाए तो खुदारा इस दफा इस इंतखाब को माने, इसके रिजल्ट्स को तस्लीम करे, विनिंग पार्टी भी और लूजिंग पार्टी भी, क्योंकि हर दफा हम बार बार इंतखाबात के इस मरहले में नहीं जा सकते। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, इंतखाबात का पुरामन रहना कितना इंपॉर्टेंट है? अगर पिछली बार के इलेक्शन को देखें जो डस्का में हुआ था तो हालात काफ़ी ख़राब थे, जिसकी वजह से अभी बाकी शुरका ने कहा कि लोग डर भी गए और एक डर का फैक्टर भी हो सकता है कि लोग बाहर ना निकलें। दूसरी बात ये कि जब इलेक्शन होगा तो किस पर जिम्मेदारी आयद होगी कि इनको पुरामन रखा जाए? मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब हमेशा कहते हैं कि हर चीज़ की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे नहीं डालनी चाहिए, फिर हम किसकी तरफ देखें? कल के इंतखाबात को पुरामन बनाना किसकी जिम्मेदारी है? देखें, बात वही है कि अगर कल मुस्लिम लीग नून जीत जाती है फिर तो धांधली नहीं होगी, और अगर धांधली हुई तो वो हार जाएगी बकौल शख्स से। बात यह है कि सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन वाले दिन बॉस होता है, उनके अंडर तमाम जो अपना सिक्योरिटी इदारे हैं उनके अंडर होते हैं। वो IG को भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, वो किसी को भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। और जो पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सुना है कि कल लाहौर में बैठ के जो है वो इलेक्शंस मॉनिटर करेंगे। वो लाहौर में बैठ के क्यों करेंगे? उन्हें चाहिए कि वो डस्का में बैठ के इसको मॉनिटर करें। वो अपनी गाड़ी पर जो है बैठ के फिरें, हर पोलिंग स्टेशन पर जाएँ, वहाँ पर जो भी SP है DSP है कहीं पर भी अगर वो इस किस्म की चीज़ें देखते हैं जो कि खिलाफ वर्जी है कानून की या धांधली हो रही है, तो वहाँ पर उसी
उसी वक्त बैठे बैठे उनको एक्शन लेना चाहिए। मेरे हिसाब से पूरी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की बनती है, उसके बाद जो है दोनों पार्टियों की भी बनती है। मुस्लिम लीग नून को भी बिहेव करना चाहिए और पीटीआई को हुकूमती पार्टी होने के बिना पर भी बिहेव करना चाहिए, और ऐसा कल्चर डेवलप करना चाहिए कि जो महज़ब मुल्कों में होता है, पता चले कि वहाँ पे इलेक्शन बड़े पुरअमन तरीके से हुए। जो अपना वोट डालना चाहता है वो आए, अपने मर्जी से वोट डाले, क्योंकि ये बिल्कुल एनबीसी ने बिल्कुल सही कहा कि ये टेस्ट केस है। अगर आप एक हल्के में इलेक्शन सही नहीं करा सकते तो अगले जो आने वाले दिन हैं, जब जनरल इलेक्शंस आएंगे या बलदियाती इलेक्शन आते हैं, तो वहाँ पे आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, उनको सख्ती करना चाहिए। और कहीं पे भी वो उल्टी सीधी चीज़ देखते हैं तो उसको वो कोर्ट में भी कल ला सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको टोटली बाख्तियार बनाया हुआ है। और हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी जो है इस इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए, और कल को कोई ये ना कहे कि यहाँ पे धांधली हुई है, उन्हें अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी अदा करना चाहिए। और मोना वाली बात कि हमारा यहाँ कल्चर डेवलप होना चाहिए कि जो भी पार्टी जीतती है वो जीत जाए, और जो हार रही है वो दूसरी को मुबारकबाद दे। ये रोना धोना ख़त्म होना चाहिए कि हार गए तो धांधली, अगर जीत गए तो जीत गए, ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। ठीक है अमीर अब्बास साहब, पहली तो बात ये कि जीतेगा कौन, और दूसरी बात ये कि अगर ये टेस्ट केस है तो क्या इस टेस्ट केस में मुतल्लिका इदारे पास हो जाएंगे? मेरा ख्याल है जीतेगी तो नून लीग, क्योंकि हुकूमत इस इलेक्शन में दाखिल हो रही है एक बहुत बड़े बैगेज के साथ। सही, हुकूमत की पुश्त पे एक बोझ है, और वो बोझ उन 20 हल्कों का है जिनके प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हो गए, और गायब भी इतने भोंडे तरीके से किए। गायब करने का भी तरीका है, बड़े बड़े महज़ब तरीके से, बड़ी सफाई से भी ये काम माजी में होता रहा है। हर इलेक्शन में पाकिस्तान में काम होता है, लेकिन इस दफ़ा तो सीने पे हाथ मार के जिन्होंने भी किया उन्होंने कहा ठीक है, पर जिसने करना जो कर ले, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो इसका पब्लिक परसेप्शन में नून लीग को फ़ायदा पहुंचा और हुकूमत को नुकसान हुआ। अच्छा सलमा, अगर इलेक्शन के दिन से लेकर आज के दिन तक अगर हुकूमत यानी पंजाब हुकूमत अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करके इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली अवाम के सामने रख देती कि उन 20 हल्कों में क्या हुआ था। इलेक्शन कमीशन की तो अपनी एक इंक्वायरी है ना, जो उसने सुप्रीम कोर्ट में पेश की, लेकिन हुकूमत कम अज़ कम अपनी हुज्जत तमाम करती और अपनी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती कि हमारा या हमारे किसी इदारे का, ना वफाकी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत, हमारा कोई लेना देना नहीं था इसके साथ। ना धुंध हमने बरसाई थी, ना धुंध में लोग गायब हुए थे, ना मोबाइल बंद हुए थे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत अगर इसमें अपना दामन साफ करती, अपने आप को बेल आउट करती, तो फिर हुकूमत इसको इनकैश करवा सकती थी कल 10 तारीख को। लेकिन चूंकि खामोशी से लग रहा है कि हुकूमत का कहीं ना कहीं इसमें कोई किरदार था, जिसकी वजह से हुकूमत के लिए ये नेम एंड शेम बन गया इलेक्शन। नून लीग पहले भी इस इलेक्शन में जो जब हुआ ज़िमनी, उस वक्त भी नून लीग लीड ले रही थी। अब हुकूमत की इस गलती की वजह से मेरा ख्याल है नून लीग को मजीद फ़ायदा हासिल होगा, और मुझे तो इसलिए नून लीग जो है वो कामयाब होती नज़र आ रही है। जहाँ तक दूसरा हिस्सा है आपके सवाल का कि इदारे ताउन करेंगे, ये नहीं, मेरा ख्याल है ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के साथ जो कुछ हुआ है, जितनी उनकी बदनामी हुई है और उनकी जितनी ज़िल्लत तो ख्वारी हुई है, मेरा ख्याल है कि वो शायद अब इसमें कोई रिस्क नहीं लेंगे। ये लोग वफादार तो हैं हुकूमतों के, इस हुकूमत के भी वफादार हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये शायद इस दफ़ा कोशिश करेंगे कि ये कोई ऐसा जेस्चर या ऐसा कोई कंडक्ट ना करें जिसकी वजह से ये इल्ज़ाम लगे कि ब्यूरोक्रेसी और पुलिस हुकूमत के साथ कनाइवेंस करके और उसने नून लीग के खिलाफ इस इलेक्शन को जितवाने की हुकूमत की कोशिश की। ठीक है, उम्मीद यही है कि इदारे ताउन करेंगे और प्रेडिक्ट यही किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। नाज़रीन, इसके साथ ही बढ़ेंगे, वापस आकर दीगर मामलात पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। अच्छा, वेलकम बैक।
हुकूमत ने IMF से अगले बजट में भारी टैक्स नाफिज करने का वादा कर लिया है। हुकूमत की जानिब से टैक्सेस में 12 खरब 72 अरब रुपए के बड़े इजाफे का वादा किया गया है। मौजूदा माली साल के बकिया 3 माह में बिजली की कीमत में तकरीबन 5 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा। इसके अलावा गैस के शोबे में भी किसी टैक्स इस्तिस्ना या एमनेस्टी पर गौर नहीं किया जाएगा। सवाल ये है कि क्या PTI हुकूमत इस फैसले की सियासी कीमत अदा कर सकेगी? सोरवर्दी साहब, देखिए, सियासी कीमत तो जाके अगले इलेक्शन में अदा करनी है और इलेक्शन उन्होंने तो वो तो PTI नहीं अदा कर सकती। अगर आप कहें कि सियासी कीमत अदा कर सकती है तो अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने हैं अगले, और उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड सब जब सियासी पार्टियों के पास मौजूद होगा, कोई किंग्स पार्टी नहीं होगी, फिर तो नहीं अदा कर सकती। और अगर उनका किंग्स पार्टी का स्टेटस बरकरार रहता है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा और इलेक्शन मैच से पहले ये तय हो जाएगा कि किसने मैच जीतना है, तो फिर इस किस्म की सियासी कीमतें अदा भी हो जाती हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। हमने माजी में भी बड़ी अनपॉपुलर हुकूमतों को सर्वाइव करते भी देखा है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि इमरान खान की सियासी सफ़र और सियासी मुस्तकबिल के लिए उनकी ये माशी पॉलिसी कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें खुद इस बात का इदराक करना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम मज़ीद बोझ के मुतहम्मल नहीं हो सकते। और ये जो मिडिल क्लास, आप देखें इन टैक्सेस का बोझ किस पे पड़ेगा? गरीब पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मिडिल क्लास टूटेगी। मिडिल क्लास किसी भी माशरे की, कौम की बैकबोन होती है। अमीर कम होते हैं, हमारे यहाँ तो खैर गरीब भी बहुत ज़्यादा हैं सतह गुरबत, लेकिन मिडिल क्लास फिर भी मेजॉरिटी होती है। सैलरी पेशा लोग ज़्यादा होते हैं, कारोबारी लोग कम होते हैं। लेकिन देखें सैलरी पेशे के लिए क्या होगा, तनख्वाहें बढ़ेंगी नहीं, महंगाई होगी, वो क्या करेंगे? वो सतह गुरबत से नीचे जाएंगे, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाएगी, बिजली के बिल मुश्किल हो जाएंगे, माशरे में बदअमनी बढ़ेगी, बदउनवानी बढ़ेगी। फिर आप कहेंगे ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में पाकिस्तान में करप्शन रेट बढ़ गया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इमरान खान साहब ने अपनी नई इकनॉमिक काउंसिल बनाई है, उन्होंने कहा है मैं खुद उसको लीड करूंगा। मुझे बड़ी तवक्को है कि वो कहीं बैठें, कुछ सेंसिबल लोगों के साथ बैठेंगे, गालम गलूज का कल्चर ख़त्म करेंगे, पिछलों को बुराइयां देनी बंद करेंगे और सोचेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या करना है। देखें, जुल्म उतना करें जितना लोग सह सकें, फिर जुल्म है तो बढ़ता है तो मिट जाता है। लिहाजा हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं वजीर आजम से कि हम इस बोझ के मुतहम्मल नहीं हैं, हम पर ये जुल्म ना किया जाए। लेकिन अगर उन्होंने तय कर लिया है तो फिर कौमों की ज़िंदगी में अच्छी और बुरी हुकूमतें आती रहती हैं और एक बुरी हुकूमत के तौर पर हमें से बर्दाश्त तो करना है, जाना तो कहीं नहीं। ठीक है, हमारे पास और ऑप्शन भी नहीं है बर्दाश्त करने के अलावा। NBC ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि IMF हमेशा डायरेक्ट टैक्सेस की बात करता है, लेकिन सियासी फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है। दोनों सूरतों में जिस भी तरह से टैक्स लगाया जाए, आवाम की बचत किस में है और इन दोनों टैक्सेस में कौन से तबके पे ज़्यादा बोझ आता है, ये ज़रा फरमाइएगा, क्या होता है इससे? देखिए, अब तक जो बोझ आया है वो तो गरीब से गरीब तर पे आया है। सही। बात करें मुजम्मिल मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास तो मेल्ट डाउन हो चुकी है। जो भी मिडिल क्लास थी हमारे पास वो मेल्ट डाउन हो गई है, वो बेरोज़गार हो गई है, उसकी गाड़ियाँ बिक चुकी हैं, वो बड़े घर से छोटे फ्लैटों में मुंतकिल हो गई है और वहाँ भी उसके लिए मसाइल हैं, बिलों के मसाइल हैं, गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, जो हर महीने बढ़कर आ रहे हैं। अच्छा, एक बात इसमें जो है ख़तरनाक, वो है कि 80 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर टैक्स एग्जेम्पशंस ख़त्म की जाएंगी। इसका मतलब है महंगाई का बहुत खौफनाक सैलाब आएगा। इसका मतलब ये है कि तेल की कीमतों में और बिजली की कीमतों में आप इजाफ़ा करेंगे, टैक्स की जो लेवी है वो मैक्सिमम रखी जाएगी, उसमें कमी नहीं की जाएगी। भले मतलब अगर तेल जो है वो कितने महंगा हो जाए, आप लेवी कम नहीं कर सकते, 30 रुपीज़ या 30% के हिसाब से वो होती है। साथ ही साथ ये भी कि आपको जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं उस पर नज़र रखनी होगी और उनमें इजाफा करते रहना होगा मार्केट के हिसाब से। आपका रुपया पहले ही बास्केट के अंदर नहीं है, फ्लोटिंग है, आवारा रुपया है आपका, जो चाहे जितना जिस तरह चाहे वो ले जाता है। इसमें ख़तरनाक तरीन सूरत हाल एक और ये भी है कि आपको बजट का खसारा कम करना होगा, हर कीमत पे कम करना होगा। जो जारी हुआ है IMF के हेड क्वार्टर से मुआहदा नामा, इस मुआहदे पर पहले एक इख्तलाफ था
अबूरी वज़ीर ख़जाना ने भी इतराज़ किया था, वो कदम नज़रसानी करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा नज़रसानी करेंगे। नज़रसानी IMF के हक़ में हो गई। IMF फ़ायदा उठा के ले गया और सब कुछ वो जो मांग रहा था वो ले गया। तो मुझे लगता ही है, अच्छा एक बड़ी ख्वाहिश का इज़हार किया मुज़म्मिल ने, मुझे अच्छी लगी कि वज़ीर आज़म बैठ के सोचेंगे कि वो आवाम के साथ क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। वो आवाम के साथ जो कुछ करना था कर गए, वो कर गए। आवाम भुगत रहे हैं, आवाम चिल्ला रहे हैं, रोना पीटना मच रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। IMF का ये जो मुआहदा है खरबों रुपए के टैक्सेस का, ये भी आवाम से पूछे बगैर किया गया है। और स्टेट बैंक का इसमें जिक्र है कि स्टेट बैंक को भी आप सॉवरन करेंगे, वो स्टेट विद इन स्टेट होगा, वो प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेही नहीं होगा। तो मामला तो आपके गए। हमने पहले भी कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, आज भी कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यानी आपके ख्याल में गवर्नमेंट इसकी कीमत अदा कर सकती है। अगर वो ये कर रहे हैं तो इम्पैक्ट्स भी उन्होंने देख लिए होंगे। अमीर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है? वो तो करना पड़ेगी, वो ठीक बिल्कुल ठीक है। अमीर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है हालात किस तरफ जाएंगे? PTI के लिए किस किस्म के पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स होंगे इसके? सलमा, इमरान खान साहब के सियासी फैसलों का जो गोशवारा है वो इतना खौफनाक है कि वो किस किस फैसले की कीमत अदा करेंगे जो उनका सियासी बरोज़े मैशर होगा 2023 के इलेक्शन का। सही। वो बुज़दार को मुसल्लत करने के फैसले की कीमत अदा करेंगे, वो महमूद खान को खैबर पख्तूनख्वा में मुसल्लत करने के फैसले की कीमत अदा करेंगे, वो जनूबी पंजाब सूबे पर यू टर्न लेने के फैसले की कीमत अदा करेंगे, वो हज़ारा सूबा ना बनाने के फैसले की कीमत अदा करेंगे, वो अदालती इस्लाहात ना लाने की कीमत अदा करेंगे, वो तालीमी इस्लाहात ना लाने की कीमत अदा करेंगे, वो पुलिस रिफॉर्म्स ना लाने की कीमत अदा करेंगे। उन्होंने गवर्नर हाउसेज और इन बड़े बड़े ऐवानों को आवाम के लिए खोल देना था। आज भी उनके अंदर उन्हीं के नौ आबादियाती निज़ाम के गोरे की बाकियात के गवर्नर्स बैठे हुए हैं, वो इसकी कीमत अदा करेंगे। वो किस किस फैसले की कीमत अदा करेंगे? उनके लिए बहुत बड़ा यौम मैशर, इंतखाबी यौम मैशर चाहिए होगा जिसमें उनसे लोग पूछेंगे कि खान साहब आपने ख्वाब क्या दिखाए थे। अब आ जाए ये जो उनका सियासी फैसला है। 20 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है पाकिस्तान के कर्जों में। जब खान साहब की हुकूमत आई थी 2018 में पाकिस्तान के कुल कर्जे थे 95 अरब डॉलर्स। खान साहब ने हमें 2.5 साल से जो सुबह शाम हमें वो सिरप पिलाते हैं, कड़वा सिरप, ये कह के पिलाते हैं कि मैं कर्जे इसलिए ले रहा हूं कि मैं कर्जे उतारना चाहता हूं, और कर्जे और वो हमें पता लगा ये तो हमें सुन कर रहे हैं। खान साहब ने हमें सुन किया रखा 2.5 साल, हमें होश ही नहीं रहा कि बाबा ये तो बंदा कर्जे उतार नहीं रहा, कर्जे बढ़ा रहा है। वो तो अब पता चल रहा है हमें कि इन्होंने 95 अरब डॉलर को 94, 93, 90, 85, 80 करने के बजाय 95 अरब डॉलर्स को 115 अरब डॉलर्स पे लेके चले गए। 20 अरब डॉलर से इजाफा किया सिर्फ और सिर्फ पिछले दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 में तकरीबन 5-5.25 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। तो वो किस किस सियासी फैसले की कीमत अदा करेंगे? अच्छा, अभी मजीद कर्ज लेना है खान साहब ने। अगर वो आज यहां पे फैसला कर लेना कि मैंने और कोई कर्ज नहीं लेना बाहर से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, किसी भी इदारे से, तो अगले 2.5 सालों में वो जो उन्होंने ये 20 अरब डॉलर्स लिए हैं वो ये नहीं उतार सकते। चाहे जाएगा कि वो कर्ज उतारते जिसके उतारने के लिए वो आए थे। लाया तो उनको गया था ना कि वो 95 अरब डॉलर्स नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ, इन सब की लूटमार बर्बादी को अंडू करेंगे। उन्होंने उस बर्बादी को अंडू करने के बजाय बर्बादी को सिफर लगा लगा के मल्टीप्लाई किया है उन्होंने, माशाल्लाह। तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब को एहसास भी हो रहा हो जरा सा भी कि ये जो कुछ कर रहा हूं मैं इसकी कीमत कैसे अदा करूंगा 2023 में। यानी आपके ख्याल में वो कीमत अदा नहीं कर सकते किसी सूरत में अदा नहीं। वैसे आपने जितनी कीमतें बता दी है, अगर ये पैसों में होती तो उनके अकाउंट्स खाली हो जाते। नसीम साहब। सलमा, आप ये देखें कि आप गरीबों की बात कर रही हैं। इमरान खान के दौर में तो जो अमीर लोग जिनकी निहारियां हेलीकॉप्टर पे आती थी, बेचारे वो एक लंदन के एक फ्लैट में कैद होकर रह गए हैं। जो विंटर सेल्स में या दिसंबर की क्रिसमस सेल्स पे लंदन जाया करती थी वो नहीं जा पा रही हैं। जरदारी साहब के कुत्तों के बिस्कुट भी दुबई जहाज़ जाता था, वो भी नहीं जा पा रहा। तो तंग तो सारी है पाकिस्तान में मेरे ख्याल से। और हम लाज़मी बात है इमरान खान को ही मोर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे क्योंकि वो 2.5 साल से वज़ीर आज़म है। पहले तो जो 70 सालों में पाकिस्तान में होता रहा है उसका तो हम अब जिक्र ही नहीं करना चाहते। एक तरफ हम कहते हैं कि पिछली बातों को भूल जाएं, दूसरी तरफ हम कहते हैं हमें तारीख से सीखना चाहिए। हम तारीख से क्या सीख रहे हैं?
ये कर्जे कौन, इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाए थे? क्योंकि मेरे 3 दोस्त बोल चुके हैं, तो मैं पीटीआई की फेवर नहीं कर रहा, मैं भी अपना एक तजिया जो मेरे जहन में है उसको सामने लेके आ रहा हूँ कि ये क्या सारे कर्जे उसने चढ़ाए थे और हमारे जो मुल्क में अपना कितनी टैक्स कलेक्शन है जो, या हमारे कौन से हुकूमत के कारोबार है, इसी तरह टैक्स उतारे जाएंगे ना कि आप जब कर्जा लेंगे आईएमएफ से वो अपनी शराइत रखेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही। अगर 20 अरब डॉलर का कर्जा नवाज शरीफ हुकूमत ने उतारा था तो इस हुकूमत ने 35,000 डॉलर का कर्जा भी उतारा है, उससे अपने अखराजात कम किए। ये जो हमारे ऊपर मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन और इस तरह की चीज़ें मुसल्लत कर दी गई हैं, इनका भी खुदारा कभी जिक्र कर लिया करें कि ये हमें अब पे करना पड़ रहा है, ये आवाम को पे करना पड़ रहा है। जो कमीशन लेने वाले थे वो तो कमीशन लेके निकल गए, किकबैक्स लेके निकल गए, मज़े कर रहे हैं अपना, लेकिन उसके बाद जो है आवाम आज भुगत रही है। दूसरी तरफ ये है कि जो इमरान खान साहब के ऊपर एक बोझ ये ज़रूर आता है कि जो उन्होंने हमें ख्वाब दिखाए थे, जो उन्होंने हमें तरीके बताए थे कि मैं इस तरह कर दूंगा उस तरह कर दूंगा, खुदारा कुछ करें, क्योंकि हम सुन सुन के कान हमारे भी पक गए हैं। हमें फिर वही बात है कि नीयत साफ़ है, हम उम्मीद रखते हैं कि कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? 2.5 साल गुजर चुके हैं, 2.5 साल गुजरते हुए कहते हैं ना कि हाफ डन इज़ नियरली डन, तो आपका आधा टेन्योर तो गुजर गया है। और खुदारा कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए कि आप कर्जे बेशक उतारते रहे लेकिन आवाम को तो रिलीफ दें। अगर आवाम मरती गई इसी तरह तो आपके किसी नारे पे यकीन नहीं करेगी और अगला इलेक्शन आपके लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है मोना, नसीम साहब कह रहे हैं पिछली गवर्नमेंट्स ने भी कर्जे लिए। जी एनबीसी, मेरा भी जवाब ना में है। सवाल आपका है कि कीमत अदा कर पाएगी, तो मैंने भी ना को प्लीट किया है, नो। ठीक है, ठीक है, हमने सियासी कीमत अदा नहीं कर पाएगी। एक कमेंट अगर ठीक जी अमीर साहब, उसके बाद में मोना नसीम साहब ने जो फरमाया, पूरी दुनिया मकरूज है, अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क मकरूज है, दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो मकरूज मुल्क हैं, उनके ऊपर कर्जे हैं। सवाल ये नहीं है कि 20 अरब डॉलर कर्जा लिया है, सवाल यह है कि 20 अरब डॉलर छोड़ के 50 अरब डॉलर कर्जा ले लें। हमें ये बताएं कि जब आप आए थे 95 अरब डॉलर था, आपने 50 अरब डॉलर ले लिया, वो 50 ऊपर चढ़ा कर जा रहे हैं आप, या आप 50 उतार के जा रहे हैं? आपने चढ़ा दिया है बाबा। 95 अरब डॉलर के ऊपर आप 20 लेके आज 70 कर जाते हैं। डॉलर 150 का हो गया है। डॉलर की जो प्राइस तो खान साहब ने कितनी आ गई है, वो भी खान साहब के दौर चीजें बढ़ती चली जाएंगी। 125 खान साहब खुद कह रहे थे कि 2018 के शुरू में उनकी हुकूमत जब आई 125 का था, जब 2018 शुरू में 107-8 का, ये अभी खान साहब ने 4 दिन पहले बताया। तो ये 125 से 160 तक डॉलर अगर गया तो इसका सवाल किससे करें? अब अगर उस 35 रुपए बढ़ने की वजह से कर्जा जो है उसका हजम बढ़ गया है तो भी इमरान खान जवाब दे, कर्जा लिया तो भी इमरान खान जवाब दे। तो वो जो अकबर आबादी का एक शेर है, अमीर पेड़ तो गलती पॉलिसी रेट की थी ना, तबाही वहां से शुरू हुई है। पॉलिसी रेट जो आपने रखा, जितनी गलतियां हैं रखा, इस 2.5 साल में जितनी गलतियां हैं उसका सवाल जो है वो इमरान खान साहब से किया जा सकता है ना। अमीर अब्बास साहब अपना शेर सुनाइए, उसके बाद में मोना की तरफ जाऊंगी। वो जो आपने हिसाब का पूछा ना कीमत का, देखें वो है कि चंद तस्वीरें बता चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला। तो ये 5 साल के बाद हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे पास से क्या निकलेगा। ठीक है मोना, अच्छा, बात ये है कि मुझे लगता है कि इतना सिंपलिस्टिक सवाल है नहीं। जो कर्जे जिनकी हम बात कर रहे हैं, कर्जे आप उतारेंगे, आप कैसे उतारेंगे मुझे ये बता दें। आपके जितने रिजर्व्स हैं जो थे वो आपके पास इंडिजिनस कोई सोर्स नहीं है। इंडिजिनस सोर्सेज होती हैं आपकी रेमिटेंसेज होते हैं, आपके एक्सपोर्ट्स होते हैं, या फिर ये जो ब्लीडिंग आपकी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं कि स्टील मिल्स और पीआईए और ये बिजली की कंपनियां वगैरह वगैरह, रेलवे भी उनमें शामिल है। तो ये तमाम वो तमाम पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं जहां पर मुसलसल आपके कौमी पैसे से आपने उनको पैसों के इंजेक्शन लगाने होते हैं। तो अगर वो भी आप करते रहेंगे, आप टैक्स का रेट बढ़ाएंगे लेकिन टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि मजीद जो टैक्स पेयर्स हैं उनको अपने टैक्स के सिस्टम में शामिल नहीं करेंगे, जिसमें एसबीआर की भी बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी कोताहियां हैं। साथ साथ फिर वो लोग हैं, वो जो बड़े बड़े यहाँ पर सेगमेंट्स हैं जो अपने आप को अनटचेबल्स कहते हैं, जो कहते हैं हम टैक्स नहीं देंगे, जितना मर्जी हम कमाएंगे, हम यहाँ पर जैसे कहते हैं डंके की चोट पे कमाएंगे भी, तुमसे खाएंगे भी और टैक्स भी तुम्हें नहीं देंगे। वो लोग आपकी पकड़ में नहीं आते। तो ऐसे मामलात के होते हुए अगर आपने पिछला कर्जा उतारना है तो आपने नया कर्जा लेके उतारना है,
और ये बात बिल्कुल ठीक है। हम बात बहुत इसके मुझे लगता है अलग कोई 2 प्रोग्राम कर लें कि जो आपकी डॉलर रुपी पैरिटी बढ़ी है, ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त आपके जो रुपए की कदर है आपकी डॉलर के कंपैरिजन में, उसके होते हुए नेचुरली जाहिर है जो कर्जे हैं जो आपने खुद से अदा करने हैं तो वो आपको ज्यादा अदा करने हैं। ये तो एक बड़ा नेचुरल सा फिनोमिनन है। और आपने वो कर्जे कैसे अदा करने हैं, वो आपने मजीद कर्जे लेके अदा करने हैं। तो ये एक समझे एक ये इंडिजिनस साइकिल है। इसका जवाब इतना सिंपलिस्टिक नहीं है कि हम इससे कैसे निकल पाएंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपका ये प्राइमरी सवाल नहीं था। मैं इसलिए ये सब कह रही हूँ क्योंकि होते होते ये जो कॉन्वर्सेशन है ये अब कर्जों के ऊपर इस तरह से आ गई है कि ये आए कहाँ से और ये किसकी गलती है और ये कब उतरेंगे। तो ये बात अदा कर सकेंगे या नहीं, बेसिक सवाल ये था मेरा। हाँ, आपका बेसिक सवाल ये था। ऑब्वियसली कोई भी हुकूमत हो, ये वाली भी पिछली भी कोई भी हो, अनपॉपुलर डिसीजन जिसको हम कहते हैं ना, उसकी कीमत कोई भी हुकूमत अदा नहीं कर सकती, सियासी कीमत। जाहिर है अवाम के ऊपर अगर हम मजीद किसी भी चीज का बोझ ला देंगे, और इस वक्त भी जो आप इन्फ्लेशनरी प्रेशर देख रहे हैं, महंगाई की शरह देख रहे हैं, उसकी सियासी कीमत अदा करना मुश्किल है आपके ख्याल में भी? ठीक, हाँ बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन बात यह है कि इसका एक आसान हल भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग ज्यादा मसाइल की बात करते हैं, हल की बात नहीं करते। हल इसका आसान ये है कि नए टैक्स पेयर्स लाएं अपने नेट में भाई, जो वो ट्रेडर्स थे जिनके ऊपर आप लोगों ने तो वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को टैक्स नेट में लेके आए, लेकिन उसके बावजूद मजीद टैक्सेस इंपोज करने पड़ रहे हैं। जो लोग पहले ही टैक्स अदा कर रहे हैं उनको उनके ऊपर रहम खाया जाए और उनके ऊपर मजीद टैक्सेस का बोझ ना लादा जाए। इसका बहुत आसान हल है। ठीक है, एक ब्रेक की जाने पड़ना है, लेकिन उससे पहले एनबीसी आपका कमेंट आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं आज इतना कह रहा था कि आज जो महंगाई का रेशियो है आज के दिन वो 14.8% है। 14.8% आज के दिन महंगाई है। दूसरी खुशखबरी मैं आपको सुना दूं कि हम जो जितने लोग बैठे हुए हैं उनकी तनख्वाहों से इनकम टैक्स ज़्यादा कटेगा, क्योंकि 11 जो कैटेगरीज थी वो कम करके 5 की जा रही हैं IMF से मुआहदे के तहत। तो उस 5 में जो टैक्स बढ़ेगा आपका, सोच लीजिए आपके तबाह चल हो जाएंगे। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब भी कह रहे थे इनका भी टैक्स बिल्कुल बढ़ जाएगा। अब नाज़रीन, इसके साथ ही एक ब्रेक जाना है, ब्रेक से वापस आकर दीगर मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि निज़ाम में बुराइयां आ जाएं तो तब्दीली में वक्त लगता है। उन्होंने कहा कि जब किसी निज़ाम में बुराई और बदउनवानी आ जाए कि जब तक पैसे नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, पुराना स्टेटस को तब्दीली नहीं आने देता, क्योंकि उसमें पैसे बनाने होते हैं। इमरान खान ने कहा कि ये निज़ाम विजन और इरादे से तब्दील हो सकता है। हमारा सवाल ये है कि क्या इमरान खान निज़ाम में बड़ी इस्लाहात कर रहे हैं? नासिब इक्चुक्ताई साहब। इस्लाहात का वादा तो था, वादा बहुत है, यूँ तो रियाजी में आपको तूले शब फ़राक़ ज़रा नाप दीजिए। तो ये शब फ़राक़ की जो तवालत है ये बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। मुझे याद है कि इमरान खान के वादे आज से 3 साल पहले के ज़्यादा पुराने नहीं हैं कि मैं आऊँगा तो ये करूँगा, ये तमाम टीम तैयार है मेरी, ऐसी टीम है कि बस आप देखिएगा, पॉलिसियाँ तैयार हैं, रिफॉर्म्स तैयार हैं, आते ही रिफॉर्म तैयार कर दूँगा। एक साहब तो खैर बड़ा मशहूर वाक़या है कि इमरान खान आते ही 200 अरब डॉलर लाएगा, 100 मुँह पे फेंक के मारेगा वर्ल्ड बैंक के, 100 आवाम पे खर्च कर देगा। वो वादा भी था एक। तो वादा तो कोई वफ़ा ही नहीं हुआ। अब जो वादे अब कर रहे हैं, जो विज़न अब दे रहे हैं, मैं उस पर कैसे यकीन कर लूँ? 3 साल गुजर गए, अमीर अब्बास की वही हालत है, बुरी हालत है, मुजम्मिल की बुरी हालत है, बुना की बुरी हालत है, मेरी तो बहुत ही बुरी हालत है। नसीम के मज़े आ रहे होंगे, ये अलग बात है। लेकिन कोरोना सबको हुआ है, हम वैक्सीन की पॉलिसी अपनी नहीं बना पाए, हम ये तय नहीं कर पाए कि हमें वैक्सीनेट किस तरह करना है कौम को। लोगों को क्या, करोड़ों लोग हो चुके हैं वैक्सीनेट, हमारे यहाँ 10 लाख पे चल रहे हैं हम कि हमने 10 लाख कर दिए। तो आगे की इस्लाहात के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ कि मुमकिन है मोटी किताबें आ जाएं, जैसे बजट बुक्स आती हैं कि उठा के चलना मसला होता है, ऐसी वो किताबें भी आ जाएं रिफॉर्म्स की। डॉक्टर इशरत कुछ कर पाएँ, अमल मुझे होता नज़र नहीं आता, मुझे बड़ा अफसोस होता है बाज़ औक़ात। ठीक है, मोना क्विकली प्लीज़।
बिल्कुल वादा था, और जो एटलीस्ट जो कमीशंस है ना जो जारी की हैं, जिनकी कुछ रिपोर्ट्स कुछ की रह गई हैं, वो तो यही बताती हैं कि बहुत बड़ी इस्लाहात होनी चाहिए। ख्वाह वो IPPs की कमीशंस हों और उनके ऊपर जो फाइंडिंग्स हैं वो हों, चीनी कमीशन, ये आटे वाली कमीशन, पेट्रोल क्राइसिस की कमीशन वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीजें इशारा तो इसी जानिब करती हैं। बिल्कुल नासिर साहब ने बहुत तफसीली तौर पे बताया कि कितने बड़े बड़े दावे इस हवाले से हमेशा से किए थे और अभी भी हो रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात के अलावा और जो ये बाकी इस्लाहात हैं, स्टेटस को वाली इस्लाहात, लेकिन ये कि मुझे लगता है वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह का जो एक रेफरेंस था वो तो नहीं कि गर्दनें उड़ानी पड़े और ये सब, हम इस चीज के मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सियासी तौर पे बहुत सी हमने गर्दनें उड़ाई हैं, लेकिन बात यह है कि इस्लाहात के बगैर गालिबन काम नहीं चलेगा। जो कमीशंस हैं वो यही इशारा कर रही हैं, फाइंडिंग्स यही इशारा कर रही हैं, लेकिन क्या वो सियासी विल पावर और वो स्ट्रेंथ है कि इतने बड़े बड़े फैसले लिए जा सकें? अगर ये हो गए तो ये बहुत गेम चेंजर होंगे, अगर नहीं हुए तो मैं समझती हूँ PTI वो सबसे बड़ी जमात बनेगी जो कि गालिबन इसका खामियाजा अगले इंतखाबात में उठाएगी। ठीक है नसीम साहब, क्विकली प्लीज। सलमा, हाँ सलमा, ये देखें बात अब आ गई डिलीवरी पे। अब जो भी बात है ना, बातों का वक्त ख़त्म हो गया। हमने अपोजिशन में जब रहे 22 साल बातें सुनते रहे, 2.5 साल से हम अभी भी बातें सुन रहे हैं। अब डिलीवरी का वक्त है। इस्लाहात आप करें, आप कानूनी करें, आप इलेक्शन कमीशन की करें, जो भी करें वो आप करते रहें, लेकिन आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और फौरी रिलीफ मिलना चाहिए। नासिर बेग चुगताई को बताऊं कि मैं भी प्रॉब्लम में हूं, तो हम सबके मसाइल हल होने चाहिए। और जब अब डिलीवरी का टाइम, अगर नहीं डिलीवरी टाइम पे हुई तो फिर मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। ठीक है सरवर्दी साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब गुफ्तगू बहुत अच्छी करते हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बड़ी मेरिट पे गुफ्तगू करते हैं और तमाम अच्छी और सच्ची बातें कहने के लिए उनके पास होती हैं। लेकिन हमें बचपन में पढ़ाया जाता था कि 2 किस्म के फल होते हैं, एक कहना और एक करना। मेरे ख्याल में उन बातों पर अमल दरामद की उनके पास ना कोई स्ट्रेटजी थी, ना कभी वो उसके लिए संजीदा थे। और वो बातें वो आज भी बहुत अच्छी करते हैं। जब भी माइक के आगे खड़े हो जाएं तो बहुत अच्छी बातें करते हैं और ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे डिसएग्री किया जाए, लेकिन वो ऐसा कोई अमल भी नहीं करते जिससे एग्री किया जाए। लिहाजा उनकी गुफ्तगू और उनके अमल में इतना ज़्यादा तजाद हमने देखा है, उनके अंदाज़े हुकूमत और उनकी गुफ्तगू में इतना तजाद हमने देखा है कि हमें शक होने लग गया है कि ऐसा तजाद हमने पहले कभी देखा था। मसलन वो बहुत अच्छी इस्लाहात की बातें करेंगे, आप उनके साथ बैठें, उनको सुने, आपको लगेगा कि इस्लाहात का सबसे बेहतरीन एजेंडा इनके पास है, लेकिन आप 2.5 साल में देखें तो उन्हें FBR का कोई ठीक चेयरमैन नहीं नजर मिलेगा। आप उनकी इस्लाहात की बात सुने, वो कहते थे IMF से जान छुड़ानी पड़ेगी अब, लेकिन हम देखें कि IMF की सबसे ज़्यादा गुलामी वो कर रहे हैं। हम उनके वो कहते थे डॉलर 1 रुपया बढ़ जाए तो वज़ीर आज़म चोर है, उन्होंने 35 रुपये बढ़ा दिया। हम तो उन्हें चोर नहीं कह सकते हैं। इसी तरह मेरा मतलब है वो कहते थे जब महंगाई हो तो समझे वज़ीर आज़म चोर है, हम उन्हें चोर नहीं कह सकते हैं, हालांकि महंगाई हो रही है। वो शुरू में कह रहे थे कि मुर्गी अंडे पाल लें, अब अंडे भी 300 रुपये दर्जन हो गए, तो अब इसमें इमरान खान का तो कसूर नहीं है। अब अंडों की इस्लाहात भी अगर हम नहीं कर सके और मुर्गी की भी नहीं कर सके तो मैं क्या कर सकता हूँ, कट्टे भी नहीं पाल सके। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के पास बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, उन्हें गुफ्तगू करने के लिए रखना चाहिए और अमल करने के लिए एक कोई नई चीज़ नया टीम ले आनी चाहिए जो उस सारी गुफ्तगू पर अमल करे। ठीक है अमीर अब्बास साहब। देखिए, इमरान खान साहब की शख्सियत में अल्लाह ताला ने एक सलाहियत और खूबी रखी है। एक सब्र का फल भी होता है। सही, एक खूबी मिलेगा, जरूर आपको मिलेगा। आपको सब्र का फल मिलेगा, हमें तो जुल्म का फल मिल रहा है। ठीक। इमरान खान साहब की शख्सियत में ना एक खूबी है, अब ये अल्लाह ताला ने रखी है, इसमें कोई किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, वो सहर तारी कर देते हैं अपने फॉलोअर्स के ऊपर। एक होता है जिसे कहते हैं हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म, यानी आप लोगों को एक दफा बिल्कुल अपना गर्विदा कर लेते हैं। ये सलाहियत उनमें है। सही। इसी सलाहियत की वजह से वो नाकाम होने के बावजूद, फ्लॉप होने के बावजूद, फेल होने के बावजूद वो अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखे हुए हैं काफी हद तक। सही। अगर कोई और होता तो वो कब से लोग छोड़ चुके होते उनके, लेकिन अभी भी उनके लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। जो बातें वो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कहा खान साहब ने कि सिस्टम को तब्दील करना है, लेकिन ये वो बातें हैं जो कम से कम आज से 250-300 साल पहले पॉलिटिकल फिलोसफर्स कह चुके हुए थे। ये कोई नई बात नहीं जो इमरान खान हमें बता रहा है। सही। हमें तो अब इसके ऊपर अमल चाहिए था।
अमल वो कर नहीं पा रहे हैं। अभी जो इन्होंने इशरत हुसैन साहब जो इस्लाती एजेंडे के तौर पे लेकर आए थे, वो इशरत हुसैन साहब हर हुकूमत में इस्लात लेने के लिए आ जाते हैं। वो कुदरतुल्लाह शाहब साहब के बारे में कहा जाता था कि जब भी इनकलाब आता है कुदरतुल्लाह शाहब आता है, बार-बार आजमा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास हर वक्त साथ ये इशरत हुसैन साहब, लेकिन काम पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। इसके साथ ही मुझे क्लोजिंग की जानिब जाना होगा। व्यूज मेकर से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।